साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। कई बार एक क्वेरी आती है आपकी कि हमारे कोई मिलने वाले या कोई लव्ड वन फंस गए हैं सीबीआई ट्रैप में, अरेस्ट हो गए हैं, बेल के लिए मूव करना चाहते हैं। क्या क्या प्रोटोकॉल ध्यान में रखें, किस तरीके से बेल की ड्राफ्टिंग करनी है और किस प्रकार से अपना पक्ष कोर्ट में रखना है, और संभावित रूप से किस प्रकार ऐसी बेल एप्लीकेशन को अपोज किया जाएगा बाय सीबीआई। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ में एक छोटी सी बात है, हर केस का अपना एक स्टोरी होता है, अपना एक एफआईआर होता है। अमूमन जो एफआईआर है सीबीआई का वो होता है धारा 7 पीसी8 में। तो एक ऐसी एफआईआर के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको एक स्टोरी जो है बताऊंगा, उसमें क्या क्या आरोप लगे कंसर्न आरोपी पे वो बताऊंगा, और क्या क्या दावपेच रखे आरोपी ने कि अंतोगत्वा उसको बेल का लाभ प्राप्त हुआ। जजमेंट है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का, ये आप नोट कर लीजिए, और टाइटल है रविशंकर कश्यप बनाम सीबीआई, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और जजमेंट का डेट है 13 अगस्त 2025। सबसे रिसेंट जजमेंट है इस पॉइंट पे, और ये बहुत स्पेसिफिक बिंदु हमें बताता है कि वेन एवर वी आर हैविंग सच केसेस तो हमें करना क्या है। इसमें जो आरोपी है उसके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज होती है धारा 7 पीसी8 और धारा 61 सब क्लॉज 2 बीएनएस में। मुख्य मुख्य आरोप क्या था उसके ऊपर कि जो कंसेंट परिवादी है उसका पीएफ फंड जो है वो रिलीज होना था, जो करीबन था 50 लाख का। इसको रिलीज करने के लिए करीबन करीबन 5 लाख रुपए बतौर रिश्वत जो है मांगे गए। अल्टीमेटली आरोपी इस केस में गिरफ्तार हुआ, उसने बेल को जो है मूव किया, बट अल्टीमेटली इट वाज डिसमिस्ड ऑन ग्राउंड दैट कि इन्वेस्टिगेशन जो है पेंडिंग है और चार्जशीट जो है अभी फाइल होनी है। इस लिबर्टी के साथ जो है इसने अपनी फर्स्ट बेल को विड्रॉ कर लिया। आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट सेकंड बेल जो है लगाई गई। अब मुख्य तर्क यह था कंसर्न आरोपी का कि इस केस में चार्जशीट जो है आ चुकी है, पर वो चार्जशीट अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि चार्जशीट जो है फाइल हुई है विदाउट द प्रॉपर सैंक्शन। ऐसे सिनेरियो में जहां चार्जशीट है पर सैंक्शन नहीं है तो लॉ सेटल्ड है कि आरोपी बेल का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। दूसरी बात, इस केस का जो को अक्यूज्ड है मींस मेन अक्यूज्ड, उसको बेल का लाभ मिल चुका है। ऑन ग्राउंड ऑफ रूल ऑफ पैरिटी हमें भी बेल का लाभ जो है मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट तर्क है। तीसरी बात, जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है वो किसी भी रूप में गिल्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, और उसका क्या फेट है वो तय होगा ट्रायल के अंदर। तो ऐसे सिनेरियो में लॉन्ग टर्म डिटेंशन करना अपने आप में ही गलत होगा। तो कोर्ट ने इस पॉइंट को भी जो है विचार में लेना उचित समझा। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग ड्राफ्ट करते हैं बेल एप्लीकेशन को तो एक फेमस डायलॉग होता है डिफेंस का, दैट माय क्लाइंट इज इनोसेंट एंड ही इज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। क्लियर है बात ये। तो ये बिंदु तो अपने को लिखना ही लिखना है कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पे नहीं है, उसने ना पैसे मांगे ना ही पैसे प्राप्त किए, और ना ही किसी को इंड्यूस किया कि वो पैसों को जो है प्राप्त करें। दूसरी बात, अगर केस में 2 या 2 से अधिक आरोपी है और किसी एक आरोपी को बेल मिल चुका है तो ऑन ग्राउंड ऑफ रूल ऑफ पैरिटी आप बेल के लिए अर्ज कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि उसका रोल क्या है उसको भी समझना होगा। अगर उसका रोल बहुत माइन्यूट है तो रूल ऑफ पैरिटी लागू नहीं होगा। अगर उसका रोल और आपका रोल बराबर है या उसका रोल ज्यादा है और आपका रोल कम है, देन रूल ऑफ पैरिटी विल बी एप्लीकेबल। तो जब भी ये अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला तो इस बिंदु का विशेष जो है ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अर्लियर हमारी बेल जो है डिसमिस क्यों हुई थी? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग था, चार्जशीट जो है फाइल नहीं हुई थी, पर अब चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो जो भी स्टैंड था सीबीआई का कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है या चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, ये अपने आप में ही डाइल्यूट हो गया है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सीजिंग अपने आप में ही मतलब यह है कि अब क्या पर्पस है आरोपी को जेल में रखने का। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी आरोपी को अरेस्ट किया जाता है तो सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बीएनएसएस के प्रावधान जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट क्यों आवश्यक है कि कंसर्न व्यक्ति जो है उसने जो कंसर्न पुलिस है उसके समक्ष एक संज्ञा अपराध किया, वो साक्ष्य को जो है टेम्पर कर सकता है, साक्ष्य को जो है डिसअपियर कर सकता है, वो भाग सकता है, या ऐसा कोई कृत्य कर सकता है जिससे प्रोसिक्यूशन को परजुरी कॉज हो रही हो। तो ऐसे सिनेरियो में अरेस्ट की जो है आवश्यकता होती है। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सिद्धार्थ बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, उसमें कहा गया
कि गिरफ्तारी की शक्तियां होना अच्छी बात है, पर गिरफ्तारी करना रूटीन वे में ये गलत बात है। तो इस बिंदु को भी जो है ध्यान में रखा जाए। और इसके अलावा दो महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है युद्धवीर सिंह बनाम सीबीआई और दूसरा है प्रीति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों ही केसेस में लॉ पॉइंट जो है आरोपी के फेवर में। मुख्यतः क्या लॉ पॉइंट तय हुए हैं कि अगर चार्जशीट है और उसके साथ जो है सैंक्शन ऑर्डर नहीं है, तो वहां पर चार्जशीट इनकम्प्लीट है, बेल की एप्लीकेशन को कंसिडर करना चाहिए। तो ये लॉ पॉइंट जो है कोर्ट ने अप्लाई किया। तो कुल मिला के जब भी हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना किसी केस को, तो लॉ पॉइंट का एक बड़ा महत्व होता है कि जो सर्कमस्टांसेस हमारे केस में है, ऐसी कैसी सर्कमस्टांसेस और किसी केस में हुई थी या नहीं हुई थी। अगर हुई है तो उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू था। अगर वो व्यू पक्ष में है आरोपी के, देन डेफिनेटली आप सपोर्ट कीजिए अपने आर्गुमेंट को विद दैट साइटेशंस, उसका भरपूर फायदा मिलता है। और बेल के जो प्लीज है ना, वो टेक्निकल होते हैं, उसमें लॉ पॉइंट का बहुत जोर होता है। केस कंसिडर नहीं होता मेरिट्स के ऊपर। प्रथम दृष्टया आपको ये शो करना होता है कि आपकी लिबर्टी जो है वो जानबूझ के कॉम्प्रोमाइज की गई है, केस स्टैंड नहीं कर रहा है। प्रथम दृष्टया रूप से उसमें क्रैक्स है, डेफिनेटली वी वुड हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया अपने को? कहना यह था कंसर्न सीबीआई का, क्योंकि इस तरह की जब अर्जियां फाइल होती है तो सीबीआई अपना रिप्लाई पेश करती है। उनका कहना यह था कि जो भी एविडेंसेस फाइल पर है वो इंक्रीमेंटिंग है। इसके अलावा रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन है बिटवीन द अक्यूज एंड को अक्यूज, जिसके आधार पर डिमांड को वेरीफाई किया। इसके अलावा अगर सैंक्शन ऑर्डर नहीं भी है तो किसी भी रूप में चार्जशीट जो है इनकम्प्लीट नहीं होती है। इट डज नॉट इंटाइटल द अक्यूज फॉर बेल। और जो रोल है एप्लीकेंट का वो कई गुना ज्यादा है को अक्यूज से। ऐसे सिनेरियो में वो मेन अक्यूज है, जिस कारण रूल ऑफ पैरिटी का जो लाभ है उसको नहीं मिल सकता है। तो कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी? पहला फाइंडिंग था कि अक्यूज जो है कस्टडी में है काफी लंबे टाइम से। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये भी आपको बेल की प्ली में जो है रखना होता है। इस पॉइंट को जो है कोर्ट ने कंसीडर किया। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा हो चुका है। तीसरी बात, कोई रिकवरी पेंडिंग नहीं है। चौथी बात, चार्जशीट जो है फाइल हो चुकी है। पांचवी बात, चार्जशीट जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि सैंक्शन ऑर्डर साथ में लगा हुआ नहीं है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि केस की जो मेरिट्स हैं वो तय हो जाएंगे ट्रायल के अंदर। पर अभी इस स्टेज पे कोर्ट ने कहा कि हम बेल का लाभ देना उचित समझते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप बेल की पिटिशंस को ड्राफ्ट करते हैं तो धारा 480 सब क्लॉज 3B-N-SS की जो शर्तें हैं उसको इंकॉर्पोरेट कीजिएगा। उसका भरपूर फायदा मिलता है डिफेंस को। आपका अगर पासपोर्ट है तो आप जमा करा दो, ये स्पेसिफिक कर दो कि मैं इंडिया छोड़ूंगा नहीं। दूसरी बात, मैं हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में जो कंसर्न थाना है या जो भी कोर्ट का आदेश है वहां जाके नियमित रूप से अपनी हाजिरी जो है भरता रहूंगा। तीसरी बात है, पब्लिक सर्वेंट हूँ, जाऊंगा तो नौकरी मेरी खराब हो जाएगी, तो मुझे पाबंद कर दो, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। चौथी बात, गवाहों को टेम्पर नहीं करूंगा, एविडेंस को डिसअपियर नहीं करूंगा। और इसके अलावा एफिडेविट जो है फाइल करवाइए क्लाइंट का या क्लाइंट के किसी रिलेटिव का, उससे बहुत फर्क पड़ता है और आपका बेल प्ली जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो जब कभी बेल को आर्ग्यू करें तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखें। जो फैसला मैंने आपको बताया है ऑनरेबल MP हाईकोर्ट का, उसको ध्यान में रखें। डेफिनेटली यू विल हैव द बेनिफिट। तो दाव पेच क्या है बेल एप्लीकेशंस में, जहां पर सामने सीबीआई है, ये मैंने आपको स्पेसिफिक किया। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।